यस, हेलो टू ऑल। सो मैं आपको आज छोटी छोटी क्लिप्स बना के देने वाली हूँ जो जीएसटी रिलेटेड होगी और वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर पर बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि अपडेटेड हुआ है मई 23 और नवंबर 23 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये रिटर्न्स वाला चैप्टर्स। तो अब आपके लिए रिटर्न वाले चैप्टर में जो भी खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूँगी और ये भी बता दूँगी कि पहले से इस बार के लिए क्या चेंजेस है। सबसे पहली बात समझना, पहले भी आपके पास सेक्शन 37 हुआ करता था, 38 हुआ करता था और 39 हुआ करता था। और सेक्शन 39 को आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ बाय हार्ट लर्न करने के लिए? क्योंकि सेक्शन 39 का रेफरेंस बार बार आता है। क्योंकि जब भी हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 बहुत पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं। और चूँकि बहुत बार पढ़ते हैं इसलिए ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आप सेक्शन 39 को बाय हार्ट याद कर लीजिए कि इसके अंदर आप GSTR 3B का ड्यू डेट देखते हैं, ठीक है, और वो होता है 20th, ठीक है। फर्स्ट रिटर्न के बाद ये देखिए, ये वाला आपके पास नया टॉपिक आया है तो मैं इसे आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी कि अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। बाकी के जितने भी हैं आपको वो सारे एक वैसे के वैसे है, एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ अपने आगे, जहाँ पर चेंजेस है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो 39 में सिर्फ इतना याद रखना कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या करता है, QRMP स्कीम वो 5 करोड़ वाली ऑप्ट करता है तो उसके लिए 30th डे ऑफ द मंथ है, मतलब ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर कोई किसी का टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़ है और वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की स्कीम लेता है, इसका मतलब वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। अब सुनना, वो क्वार्टरली कब तक रिटर्न फाइल करेगा? तो अप टू 5 करोड़ है इसलिए वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है क्वार्टर एंड के 30th तक। तो जैसे जैसे अप्रैल मई जून का क्वार्टर ख़त्म हुआ जून, तो 30th जुलाई, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, ठीक है। तो ऐसे की ऐसी लाइन याद करना, ये वाली चीज़ मत भूलना। मैं को ऐसा का ऐसा याद करवाना है आपको। बोलो मेरे साथ, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। अभी भी याद नहीं हुआ? एक काम करो, दो कर दो, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो करो सक्सीडिंग द क्वार्टर, सक्सीडिंग द क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, यानी कि ये और ये और ये महीना निकल जाने के बाद सक्सीडिंग सच क्वार्टर, इस महीने के निकल जाने के बाद सक्सीडिंग सच क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर और 30th ऑफ द मंथ। तो सक्सीडिंग सच क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ये बात पक्की हुई। अब आपको यहाँ पर 11th है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपको टैक्स पीरियड के लिए दे रखा है 11th ऑफ द मंथ, 11 ऑफ द मंथ। इसका मतलब सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड, सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड, सक्सीडिंग सच आना ही चाहिए। सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड, सक्सीडिंग सच क्वार्टर, वो वाली बात ध्यान रखना। ऑफ मंथ, ऑफ मंथ, ऑफ मंथ याद रहेगी। ये चीज़ मैं आपको बाय हार्ट याद करवा रही हूँ। जनरली जिससे अपन प्यार से बोलते हैं GSTR 1, उसका ड्यू डेट है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी क्या थी? ये कहता है कि इन्वॉइस ऑनलाइन फर्निश करो। जो टैक्स पेयर पर्सन होता है वो इन्वॉइस को क्या कर सकता है, इन्वॉइस को क्या कर सकता है, ऑनलाइन भर सकता है। मतलब इन्वॉइस भरने का ऑप्शन उसे ऑनलाइन दे दिया, लेकिन ये बोलता है कि भाई साहब ये किस पर लगता है, किस पर लगता है? तो ये बोलता है QRMP स्कीम, तो मैंने आपको बता दी थी। अब इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में बताती हूँ, ध्यान से सुनना।
ये पता है क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि ध्यान से सुनना, वॉट आर द केसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिपार्ट फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1। यानी कि आपको GSTR 1 नहीं भी फाइल किया चलेगा। तो ये बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश to detail of outward supplies for a tax period if the detail of outward supplies for any of the previous tax period has not been furnished। इसका मतलब तो सिंपल सा हो गया कि अगर आपने पिछली बार का GSTR 1 फाइल नहीं किया, जैसे आपने जून महीने का फाइल नहीं किया, तो जुलाई महीने का GSTR 1 फाइल करने का भूल ही जाना, ठीक है, भूल ही जाना, क्योंकि आपका वो पोर्टल जो है वो आपको फर्निश करने ही नहीं देगा जब तक कि आप पेनल्टी के साथ जून महीने का रिटर्न फाइल जून महीने का जो आपका रिटर्न है वो फाइल नहीं करते थे। हाउएवर गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर ऑन अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश अ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इवन इफ ही हैज़ नॉट फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज वन और मोर प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। ये बात ध्यान रखना, ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR 1। तो ये बोलता है कि भाई साहब एक रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउड नहीं होता है क्या करना, फर्निश करना द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, फर्निश करना द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो होता है वो अलाउ नहीं होता है फर्निश करना डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 इफ़ नॉट फर्निश रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3 प्रीसीडिंग मंथ्स बोला। और दूसरा, registered person opting QRMP scheme not allowed to furnish a detail of quarter GSTR 1 using a IFF if is not furnished 3B in the preceding years। तो ये कहता है कि अगर एक टैक्सेबल पर्सन है, अगर उसने आउटवर्ड सप्लाई नहीं फर्निश किया तो रजिस्टर्ड पर्सन डिपार्ट हो जाएगा फर्निशिंग डिटेल ऑफ GSTR 1। कैसे हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट अलाउड टू फर्निश GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज़ नॉट बीन फर्निश। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो किसी सच क्लास के साथ इसे अलाउ कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो नहीं फाइल करता है, नॉट अलाउड टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज GSTR 1 फाइल नहीं करने देंगे अगर तुमने नहीं फर्निश किया होगा सर GSTR 3B। GSTR देखो GSTR 1 पिछले महीने का फाइल नहीं किया, इस महीने का भी फाइल नहीं करने देंगे, या फिर तुमने पिछले महीने का GSTR 3B फाइल नहीं किया तो भी इस महीने तुम्हें GSTR 1 फाइल नहीं करने देंगे। उसके अलावा अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है और डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 पर्सन ऑप्टिंग QRMP स्कीम शेल नॉट अलाउ टू फर्निश डिटेल ऑफ GSTR 1 और इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी इफ नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ GSTR 3B फॉर द टैक्स पेयर। इसका मतलब सर अगर आपने GSTR 3B नहीं भरा ना, बढ़िया बात हो जाएगी, ये बढ़िया बात ये हो जाएगी कि भाई साहब आपको 1 तो नहीं भरने देंगे लेकिन आपको IFF भी नहीं भरने देंगे, IFF भी नहीं भरने देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है, अमेंडमेंट है कि भाई साहब ऐसे कौन सी सिचुएशन है जब हम आपको GSTR 1 भरने से रोक सकते हैं। 3 ही सिचुएशन है। पिछली बार का प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, देखो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, प्रीवियस टैक्स पीरियड का, अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का ध्यान से सुनो, प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस साल रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया इस साल रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया इस साल रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया इस साल रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है, प्रीवियस टैक्स पीरियड का बता दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया तो 1 भी फाइल नहीं करने देंगे, और 3B फाइल नहीं किया तो ना 1 फाइल कर पाओगे ना IFF भर पाओगे। अगर ये सब देखना है प्रीसीडिंग मंथ्स का, ये सब देखना है प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, प्रीसीडिंग मंथ का, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, ठीक है, ठीक है। टैक्सपेयर कैन नॉट फाइल GSTR 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, बट ये बोलता है कि भाई साहब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और कैंसिलेशन ऑफ GSTP उनके लिए ये नहीं लगता, ठीक है। अब एक चीज़ ये आती है कि आप जब डिटेल डालते हो ना तो एक चीज़ वो ध्यान रख लेना, अच्छी बात बता रही हूँ, अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो फिर आपको इनवॉइस वाइज डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वो भी रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई तो करते हो लेकिन वो करते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आप कंसोलिडेट बना सकते हो
2.5 लाख रुपए तक का वैल्यू जो होता है ना, अगर उससे एग्जिट कर जाए तो इंडिविजुअल चलेगा, बाकी आप 2.5 लाख तक कंसोलिडेट कर सकते हो। और इंट्रा में तो आप कंसोलिडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं अगर अनरजिस्टर को माल बेचा है तो, ठीक है। तो ये चार्ट में और समझ लो कि आप लोग जब जीएसटी या 1 फाइल करोगे और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई डालोगे, 2 सप्लाई होती है, एक B2B होता है, एक B2C होता है। B2B इंटर और एक इंट्रा होता है। और यहाँ पर जो इनवॉइस वैल्यू होती है, डिटेल ऑल सप्लाइज टू बी अपलोडेड, इसका मतलब ये होता है इंटर स्टेट सप्लाइज और इंट्रा स्टेट सप्लाइज की कहानी है। जो इनवॉइस वाइज डिटेल होती है ऑफ ऑल सप्लाइज टू बी अपलोडेड, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी है। B2B सप्लाइज में क्या होता है, एक इंटर होता है, इंट्रा होता है, और ये इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल सप्लाइज टू बी अपलोडेड, आपको क्या करना होगा, इनवॉइस वाइज डिटेल जो है वो अपलोड करनी होगी, क्योंकि B2B है हर मामले में। लेकिन अगर B2C का मामला है तो यार B2C 2 रुपये की चीज़ में भी क्या बनाए, तो बोला इंटर अगर इंटर है तो 2.5 लाख से ऊपर इनवॉइस है तो फिर उसे अपलोड करो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट कर दोगे, चल जाएगा। उसी तरीके से अगर इंटर है तो आप उसे कंसोलिडेट कर दोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वाइज कंसोलिडेट करो, और यहाँ पर तो ऑल सप्लाइज कंसोलिडेट हो सकती है। दिस इज अ चार्ट जब आप जीएसटी 1 फाइल करोगे। HSN कब चाहिए, 5 का है तो आपको 4 चाहिए, और 5 से ऊपर का है तो 6 का HSN कोड चाहिए। दिस इज अ टर्नओवर ऑफ। अब आता है, देखो सर, रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट चेंज हो चुका है। अब आपके लिए हर चीज़ चेंज हो चुकी है। कैसे चेंज हो चुकी है, पहले हम हमेशा पढ़ते थे कि भाई साहब हम लोग कब तक क्रेडिट ले सकते हैं, हम लोग कब तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हम लोग कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब कहानी बदल चुकी है। अब ये कहते हैं कि आपका ये डेट जो है वो 30th डे ऑफ द नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31/3/2022 को या 2023 को ख़त्म हो रहा है, वहाँ से 31 वहाँ से लेकर नवंबर का महीना 30 का होता है। तो 30 नवंबर तुम्हारे पास है, 30/11 है तुम्हारे पास, 30 नवंबर 2023 तक का टाइम है। तुम अपना जो है जो भी रेक्टिफिकेशन होता है, जो भी रेक्टिफाई करना है कर सकते हो। और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, अगर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इरेलीवेंट एनुअल रिटर्न, मैं फिर कह रही हूँ ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है यहाँ, ड्यू डेट लिखने से कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का मतलब है आपने अगर अगस्त में फाइल कर दिया तो अगस्त, जो भी आपका क्या हो जाए, अर्लियर हो जाए, ना कि लेटर, जो भी आपका अर्लियर हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये दोनों में गलती मत करना। मैं फिर बताती हूँ, बार बार मेरे साथ बोलो मैं क्या कह रही हूँ। 30th डे ऑफ नवंबर यानी नवंबर की 30 तारीख, following the end of the financial year, that डिटेल पर्टेन्स, डिटेल जहाँ की डिटेल पर्टेन्स करती है वहाँ के एंड का, वहाँ के फाइनेंशियल ईयर एंड का 30 नवंबर तक का तारीख, और फाइलिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। क्लियर हो गया? यस सर। अब आ जाओ आगे। पहले भी पता था कि हमेशा GSTR 2 का रहता था, ऑटो जनरेट आ चुका है। ये बोलता है ऑटो जनरेट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि डिटेल ऑफ इनवार्ड ITC में अवेल और डिटेल ITC कैन नॉट बी अवेल, ये दोनों ऑटो जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो ऑटो जनरेट क्या होता है, डिटेल ऑफ इनवार्ड सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ ITC मे बी अवेल टू द रिसिपिएंट, और ITC कैन नॉट बी अवेल होली और पार्टली रिसिपिएंट अकाउंट ऑफ डिटेल ऑफ द सेम, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई साहब डिटेल ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच ITC कैन नॉट बी अवेल वेदर होली और पार्टली बाय द रिसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल ऑफ द सेड सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना। ये कहता है कि भाई साहब बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रेशन पर्सन हु हैज़ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स। ये क्या बोल रहा है, मेरी बात समझ नहीं। बोलता है डिटेल ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ITC कैन नॉट बी अवेल वेदर होली और पार्टली बाय द रिसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेल ऑफ द सेड सप्लाईज हैज़ बीन फर्निश्ड। ये बोलता है कि यहाँ पर आप ITC नहीं ले सकते। कौन कौन से केसेस में ITC नहीं ले सकते? सबसे पहला केस समझना, अगर आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन हो और विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब,
रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाइज अकॉर्डिंग जीएसटी फर्निश एंड डेट प्रिस्क्राइब एंड एग्जिट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। The registered person who is during such payment ITC amount is exit the credit can be availed by him. Registered person has default in charging of tax liability or any other class of person prescribe कर सके, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो ITC अवेल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला सर, कौन ITC अवेल नहीं कर सकता है, तो इसने बोला कि बाय डिटेल ऑफ सेट सप्लाइज अंडर फर्निश बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन विथ सच पीरियड फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड by any registered person who has default in payment of tax where such default has continued for such period as may be prescribed by any registered person the output tax payable by whom in accordance with GSTR 1 furnished by him during the period as may be in prescribed except the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed by any registered person whose during such period as may be prescribed as avail ITC of an amount that exceed the credit that can be availed by him in accordance with by such limit as may be prescribed by any registered person who during such period as may be prescribed has avail ITC of an amount has exceed the credit कैन अवेल। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो आप ऑब्वियस सी बात है आईटीसी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, इन्होंने बोला है कि देखो GSTR 2 भी आपके पोर्टल पर कब जनरेट हो जाता है, जुलाई महीने का है तो 14 तक जनरेट हो जाता है। ठीक है, 11 को आप भरते हो, 14 तक उसके पोर्टल पे शो हो जाता है। ड्यू डेट आपको बताई दी, आपके लिए यही है कि 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द, ठीक है, सक्सीडिंग द मंथ ऑफ विच रिटर्न इज फर्निश। आपको नील भी है तो नील भी फाइल करना पड़ेगा। फिर यहाँ कंपोजिशन ये और ये, ठीक है। प्रायर ऑफिसर इज एम्पावर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, तो ये बोलता है कि टैक्स पेयर्स बियॉन्ड द 3 month ऑर्डर। ये देखो, ये पूरा देखना। अब ये बोलता है कि अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है, वो रेगुलर टैक्स पेयर था, वो कंपोजिशन में आया और अब वो रेगुलर बन गया। अगर कोई पर्सन पहले रेगुलर टैक्स पेयर था तो पक्की बात है वो अपना स्टेटमेंट रिटर्न्स रिलेटिंग टू पीरियड प्रायर ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम किस में फाइल करता होगा, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ सेप्टेम्बर मंथ ऑफ द सक्सीडिंग और एनुअल रिटर्न फॉर द विच एवर इज अर्लियर। तो ये बोलता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर और रिटर्न ऑफ एनुअल और फर्निश द एनुअल रिटर्न टू बी, यहाँ पर विच एवर इज। मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना कि भाई साहब अगर कोई पर्सन पहले रेगुलर टैक्स पेयर था तो स्टेटमेंट रिटर्न डिटेल जो पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम वो फाइल करता था। अब तो उसके लिए ये रिटर्न फाइलिंग का टाइम भी जो हो गया वो चेंज होकर यहाँ पर नवंबर हो जाएगा। ठीक है, पर हाँ एक बार के लिए चलो इन्होंने चेंज पता नहीं क्यों नहीं किया, पर उसने ऐसा कुछ किया होगा, अर्लियर होगा तब रिटर्न फाइल कर दिया होगा। जैसे ही उसने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करना होता है उसको, अगर वो कंपोजिशन में जाता भी, क्योंकि कंपोजिशन वो 1 अप्रैल से ले लेता है, तो अब उसे क्वार्टर के 18 से अपना रिटर्न फाइल करना होगा और उसका जो रिटर्न होता है वो 30 अप्रैल तो फाइल होता है। ठीक है सर, आपके पास जब ऑप्शन होता है ना, जब आप मंथली पेमेंट क्वार्टरली स्कीम लेते हो, एक तो होता है फिक्स सम सिम, यानी कि 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश, 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश कर दो, ऐसा कर दो, या फिर आप सेल्फ खुद ही असेस करो। जैसे एग्जांपल देखना, ये एग्जांपल दे रखा है कि भाई साहब अगर आपको इन केस ऑफ अ लास्ट रिटर्न फाइल वॉज ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग टैक्स पे इन कैश इन क्वार्टर, आपने क्या किया होगा, जुलाई से लेकर मार्च तक आपने 100, 500 और 50 किए होंगे। तो ये कहता है कि अप्रैल से मई वाले में एक काम करो,
पूरे क्वार्टर का ये है, तो इस क्वार्टर के महीने में पिछले क्वार्टर का इस बार 35%, 35%, 35%, 35% कर दो। लास्ट मंथ रिटर्न वॉज फाइल फॉर टैक्स पीरियड मार्च, और अगर मार्च के लिए आपने लास्ट मंथ का ये फाइल किया 1 महीने का, तो फिर तो 1 महीने का ही ले लो, क्योंकि वो तो 1 ही महीने का, वही ले लो, ठीक है। और अगर सेल्फ असेस करना है तो सेल्फ असेस करो। हमें लाइटा पड़ेगी। अब अगर कोई रेक्टिफिकेशन होता भी है ना, तो रेक्टिफिकेशन के लिए ये आपका टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये बोलता है रिवीजन तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन हो जाता है, और रेक्टिफिकेशन जो होता है वो इस टाइम लिमिट तक हो जाता है। यहाँ पर आ जाओ, आखिर इन्होंने इसमें चेंज क्या किया। ये बोलता है एनुअल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट जो है उसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो फाइल करता है अपना एनुअल रिटर्न अदर देन नॉट रिक्वायर्ड सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ज़रूरी नहीं है, एनआरटीपी को ज़रूरी नहीं है, आईएसडी को ज़रूरी नहीं है, सेक्शन 51, 52 में आने वाले को ज़रूरी नहीं है। कमीशन में भी रिकमेंड द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, जिसे फाइल नहीं करना। एनुअल रिटर्न जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर नीड टू बी फाइल 30 दिसंबर तक फाइल करना होता है। अभी कहता है कि एनुअल रिटर्न जो फाइल करना होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है जीएसटीआर 9 में, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको 9A में फाइल करना पड़ता है। अगर आप ईसीओ हो, ईसीओ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट, उसे 9B में फाइल करना पड़ता है। ईसीओ को अब 9B में फाइल करना पड़ गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइलिंग नीड 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ईसीओ के ऊपर भी लाइबिलिटी है कि अब उसे अपना एनुअल रिटर्न जो है वो जीएसटीआर 9B में क्या करना होगा, 30 दिसंबर तक फाइल करना होगा। ईसी मतलब बी, ठीक है। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश सेल्फ सर्टिफिकेट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो जिसका टर्नओवर एग्जीड कर जाता है 5 करोड़ से, पहले यहाँ 2 करोड़ हुआ करता था, आज ये बोलते हैं कि अगर आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको फाइल करना पड़ता है। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाता है 5 करोड़ रुपये से एग्जिट, तो ये बात ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ की लिमिट एग्जाम में आ सकती है, पूरी चांसेस है। तो आपको रिकन्सिलेशन तब फाइल करना है जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला जाए। लेकिन वापिस से ये कहता है कि यहाँ पर इन लोगों को ज़रूरी नहीं है, जिन लोगों को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है उनको ये फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। Such registered person who is furnished filing electronically annual return along with copy of the self declaration duly reconciled in the GSTR 9C, ठीक है सर। तो ये बात समझ में आती है, ठीक है सर। So registered person should furnish electronically the annual return along with the copy of GSTR and duly, ठीक है। अब सेल्फ सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपको ये बोले तो ये क्या होता है, रिकन्सिलेशन, रिकन्साइल करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर बाय द रिटर्न फर्निश फॉर द फाइनेंशियल इन विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुल मिला के सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपका जीएसटी जो होता है वो रिकन्साइल होता है। रिकन्सिलेशन होता है आपका एनुअल रिटर्न आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है सर। आपका एनुअल रिटर्न आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या होता है, रिकन्साइल होता है कि सब कुछ सही भरा गया या नहीं भरा गया। अब आता है अवेलमेंट, ये वाला जो है वो भी नया है, अवेलमेंट ऑफ ITC। ये बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब बी एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स, क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स इज मे एज सेल्फ असेस इन विच रिटर्न। और ये बोलता है कि भाई साहब हर रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन के साथ क्या होता है, एंटाइटल होता है टू अवेल क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न, ठीक है। एलिजिबल वो क्या होता है सर, एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ, entitled to avail the credit of eligible input tax, एलिजिबल इनपुट टैक्स वो अवेल कर सकता है क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बोला सर, मैंने बोला कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बोला, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब बी एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स, अवेल द क्रेडिट ऑफ eligible input tax by self assessed
to his return, and such amount shall be credited in his electronic credit ledger. The credit of input tax availed by registered person hereunder in respect of such supplies of goods or services, or both the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest by the said person in the manner as may be prescribed. ये क्या बोलता है? Credit of input tax availed by the registered person hereunder, तो ये बोलता है कि आपको जो इनपुट अवेल होती है बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी नया रूल है। ये कहता है कि भाई साहब अगर सप्लायर जो है वो GSTR 1 फाइल कर देता है तो हमारे 2B में दिखा जाता है कि हमारे पास इतनी क्रेडिट पड़ी है। लेकिन अगर वो GSTR 3B में पेमेंट नहीं करता है ना, तो हमने जो ITC अवेल कर ली है ना, हमें उस ITC को विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा, क्योंकि उस सप्लायर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है टैक्स का। जब वो पे करेगा तब तुम्हें वापस मिल जाएगी। ठीक है। और ये आपका जो पेनल्टी लगता है स्टेटमेंट ना फाइल करने का, वो पेनल्टी दे रखा है इन्होंने। And then this is all.